अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ महानूर। आज हम 9th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट करेंगे। केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ी-सी इन्फॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बताऊँगी। वैसे तो ये सेकंड चैप्टर का टॉपिक है, लेकिन यहाँ पे भी आप रिवाइज़ कर लें क्योंकि ये ज़रूरी है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता हो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लोगों को पता होनी चाहिए। चलिए मैं शॉर्ट ही इसके बारे में बताऊँगी, ज़्यादा डिटेल नहीं बताऊँगी, जस्ट फॉर रिवाइज़। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन शेल्स। शेल्स में जो इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन है, डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं तक़सीम इलेक्ट्रॉन की शेल्स में, तो ये होती है आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और अब आपको पता चल गया होगा, जैसे मैंने पहले भी अपने लेक्चर्स में मेंशन किया हुआ है, चैप्टर 2 के लेक्चर में मेंशन है, एटम के पास इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। सेंटर में न्यूक्लियस होता है और साइड्स पर उसके शेल्स होते हैं 1, 2, 3, 4। ये 4 शेल्स होते हैं, ये एटम के स्ट्रक्चर है। यानी एटम के पास न्यूक्लियस होता है और शेल्स होते हैं। और हमें ये भी पता है कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं जो एटम के कंपोनेंट है, और शेल्स में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अगर हम इलेक्ट्रॉन को देखें तो शेल्स को अगर हम देखें, शेल्स है हमारे पास 1, 2, 3, 4। साइज के लिहाज से अगर हम देखें तो ये जो पहला शेल है ये छोटा है सबसे, सेकंड वाला थोड़ा सा बड़ा है, तीसरा वाला और बड़ा है और फोर्थ वाला सबसे बड़ा है। तो ये कॉमन सेंस है कि जब साइज ही एक दूसरे से डिफरेंट है तो इनमें जो इलेक्ट्रॉन की जगह होगी वो भी एक दूसरे से डिफरेंट होगी। तो पहले मैं ये बता दूं कि फर्स्ट शेल को हम कहते हैं ये के शेल है, सेकंड को एल, थर्ड को एम शेल और फोर्थ वाला जो शेल होता है वो एन शेल होता है। यानी अगर हम शेल्स की बात करें तो शेल्स हमारे पास क्या है? शेल्स के नाम है के, एल, एम, एन। अगर इसके एन वैल्यू की बात करें, एन वैल्यू होता है नंबर ऑफ शेल, यानी के का नंबर ऑफ शेल क्या है? क्योंकि ये पहला शेल है तो इसका एन वैल्यू 1 है, एल का नंबर ऑफ शेल 2, एम का 3 और एन का 4। यानी ये शेल्स है। ये सेकंड शेल एम थर्ड है एंड 4 है। स्पेस, क्योंकि मैं जैसे आपको बताया मैं डिटेल नहीं बताऊंगी, मैं जस्ट समरी इसकी बताऊंगी। डायरेक्ट इसकी स्पेस की बात करेंगे। के में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, के शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, के में 2 इलेक्ट्रॉन की जगह होती है, 2 से ज्यादा नहीं आ सकते। एल में हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन की जगह होती है, 8 से ज्यादा नहीं आ सकते। एम में जितनी जगह है वो 18 इलेक्ट्रॉन की है और एन में 32 इलेक्ट्रॉन की जगह है। यानी इनमें इतने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इनसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते। अब ये जो स्पेस है ये हमें हेल्प करती है, हेल्प टू राइट इलेक्ट्रॉनिक configuration of any atom। हम किसी भी एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को मालूम कर सकते हैं अगर हमें, क्योंकि स्पेस के बारे में पता है कि इन शेल्स में कितनी जगह आ सकती है। और आपको अब ये भी पता होगा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की तकसीम। एग्जाम्पल हम लेते हैं,
सोडियम की, सोडियम का सिंबल Na है। सोडियम की बात करें तो सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसकी हमें डिस्ट्रीब्यूशन करनी है, शेल में करेंगे। शेल के नाम KLMN, और ये भी पता होगा आपको K फर्स्ट शेल है, L सेकंड, M थर्ड और N फोर्थ शेल है। हमें पता है K में 2 से ज्यादा नहीं आ सकते, तो 11 में से तो 2 इलेक्ट्रॉन K में आ जाएंगे, 9 बचेंगे। क्योंकि L में 8 आ सकते हैं तो हम सिर्फ 8 यहाँ पे मेंशन करेंगे, बाकी जितने बचेंगे वो M में जाएंगे। तो 2 प्लस 8 10 हो गए, एक बचा तो वो एक इलेक्ट्रॉन M में आ जाएगा। अब यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन जरूरी है जो आपको पता होनी चाहिए कि हमारा जो सोडियम का आखिरी शेल है, ये जो आखिरी शेल है ये M शेल में आ रहा है, यानी ये तीसरे शेल में आ रहा है, यानी तीसरा शेल जो है वो इसका आखिरी शेल है। क्योंकि इसका आखिरी शेल है तो इधर हम इसको नाम देंगे वैलेंस शेल का। आखिरी शेल वैलेंस शेल भी होता है, और वैलेंस शेल का एक और नाम होता है आउटर मोस्ट शेल। सबसे आखिरी वाला शेल। वैलेंस का भी मतलब वही है आखिरी, और आउटर मोस्ट का भी मतलब है आखिरी शेल। और जो इलेक्ट्रॉन होंगे, इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल, वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन हैं कॉल्ड कहलाए जाएंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये चीजें आपके लिए जरूरी है। तो इस तरीके से हम किसी भी एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मालूम कर सकते हैं। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो हमारा किताब का टॉपिक है 3.1, और टॉपिक का नाम है व्हाई डू एटम फॉर्म केमिकल बॉन्ड। एटम जो है वो केमिकल बॉन्ड क्यों बनाते हैं, इसका आंसर वो आपको बता रहा है। एटम हैज टेंडेंसी, सलाहियत रखता है टू डिक्रीज देयर एनर्जी। वो कहते हैं कि एटम रखते हैं टेंडेंसी, सलाहियत रखते हैं। किस चीज की सलाहियत रखते हैं? कम करने की। क्या कम करने की? अपनी एनर्जी को कम करने की। और वो ऐसा कैसे करता है? दे कैन डू दिस, वो ऐसा कर सकते हैं किस तरीके से? बाय कंबाइनिंग विद अदर एटम। और वो ऐसा इसलिए करेगा, किस तरीके से करता है? जब वो मिलेगा दूसरे एटम के साथ तो उसकी एनर्जी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। और ये जो आपके पास पैटर्न है, ये जो आपके पास अमल है, प्रोसेस है, ये जितना भी कम करने का, आपस में मिलने का, इसको कहते हैं एक नेचुरल फिनोमेना, एक नेचुरल अमल है। नेचुरल फिनोमेना क्यों कहते हैं? क्योंकि ये कुदरत का असूल है, हर चीज स्टेबिलिटी की तरफ जाती है, अपने आप को स्टेबल करने के लिए जाती है। तो ये जो तरीका है ये इंक्रीज कर देता है, ये जो फिनोमेना है ये इंक्रीज करता है स्टेबिलिटी ऑफ एटम। किसी भी एटम की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करता है इसी
लिए ये एक नेचुरल फिनोमिना। अब यहाँ पे ये सवाल उठता है, ये जो स्टेबिलिटी है, साइन क्या है स्टेबिलिटी का? जैसे हम इंसानों की अगर हम बात करें तो हमारी स्टेबिलिटी का साइन क्या है कि हमारे पास इतना पैसा हो कि हमें किसी और चीज़ की ज़रूरत ना हो या हमें किसी और की ज़रूरत ना हो, हमें माँगना ना पड़े, तो ये हमारी साइन है स्टेबिलिटी। तो इसको मालूम करने के लिए हमारे पास जो अर्ली केमिस्ट थे, अर्ली केमिस्ट started they start thinking about this a long time ago। अर्ली केमिस्ट जो उस टाइम पर नए नए केमिस्ट थे, उन्होंने इस बारे में सोचना शुरू किया एक अरसा पहले। एंड दे फाइनली सक्सीड वो आखिरकार कामयाब हुए, सक्सीडेड टू गेट एन आंसर ओनली व्हेन, यानी वो कामयाब हुए जवाब मिलने पर, ओनली व्हेन, और ये तभी हुआ जब नोबल गैसेस डिस्कवर्ड, जब नोबल गैसेस हमारे पास डिस्कवर्ड हुई तभी ये हमें आंसर मिला। अब हमने देखा कि नोबल गैसेस आपको पता होनी चाहिए, शॉर्ट क्वेश्चन या एमसीक्यूज वगैरह आ सकता है। नोबल गैसेस आपके पास कौन कौन सी हैं? हीलियम, आपके पास नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनन। इनके हम सिंबल की बात करें, हीलियम का सिंबल He, नियोन का सिंबल Ne, आर्गन का सिंबल Ar, क्रिप्टन Kr, जीनन Xe, ये इनके सिंबल हैं। अब सिर्फ इन्हीं गैसेस को नोबल का नाम दिया जाता है, यानी एक स्पेशल नाम दिया जा रहा है। और वो क्यों दिया जा रहा है? इनकी प्रॉपर्टीज की वजह से। प्रॉपर्टीज, ऐसी कौन सी प्रॉपर्टीज है नोबल गैसेस की? मेन प्रॉपर्टी तो एक ही है और वो है ये नॉन रिएक्टिव है। नॉन रिएक्टिव का मतलब है ये किसी के साथ रिएक्शन नहीं करते। इवन नीदर देयर एटम combine with themselves nor with other atom। नीदर देयर एटम, इनके एटम ना तो कंबाइन मिलते हैं विद themselves, ना आपस में वो मिलते हैं, ना बॉन्ड बनाते हैं, मिलने का मतलब बॉन्ड नहीं बनाते, नॉर विद अदर एटम, और ना ही वो दूसरे एटम के साथ बनाते हैं। और इनके ऐसा करने की रीजन क्या है? मतलब वो क्यों बॉन्ड नहीं बनाते? वो बॉन्ड इसीलिए नहीं बनाते क्योंकि वो स्टेबल है। स्टेबल का मतलब है उनको किसी की ज़रूरत ही नहीं है, इसीलिए वो ना किसी के साथ मिलते हैं, ना ही वो रिएक्शन करते हैं। अब बेसिकली जो स्टडी की गई वो इस बात पे की गई कि इनके लिए साइन ऑफ स्टेबिलिटी क्या है?
क्योंकि जो इनका साइन ऑफ स्टेबिलिटी होगा वो तमाम एटम का होगा। यानी अब हमने जो प्रॉपर डिस्कस करना है वो इनके साइन ऑफ स्टेबिलिटी के बारे में करना कि कैसे हमें पता चला इनके साइन ऑफ स्टेबिलिटी। उन्होंने लिया हीलियम, नियॉन एंड आर्गन। हीलियम के पास जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। नियॉन के पास जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आर्गन के पास जो इलेक्ट्रॉन होते हैं 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब इनके उन्होंने ऑब्जर्व किया या स्टडी की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, ये शॉर्ट फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की। और हीलियम हीलियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की इलेक्ट्रॉन 2 हैं। तो हम शेल की बात कर लेते हैं। शेल में हमारे पास है K, L, M, N। और हमें ये भी पता है K फर्स्ट शेल है, L सेकेंड, M थर्ड और N फोर्थ शेल है। तो 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन तो ये K में ही आएंगे। उसके बाद हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ नियॉन। नियॉन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखें तो हमें पता है कितने इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है। शेल की बात करते हैं, K, L, M, N। 10 इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। K में 2 इलेक्ट्रॉन, L में 8 इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट हो गए, कंप्लीट हो गए। तीसरे नंबर पे हम बात कर लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ आर्गन। आर्गन के पास इलेक्ट्रॉन 18। शेल की बात करें 18 इलेक्ट्रॉन। शेल की बात करें K, L, M और N। 18 डिस्ट्रीब्यूट कैसे होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन, L में 8 इलेक्ट्रॉन, M में भी 8 इलेक्ट्रॉन। उन्होंने कहा ये जो इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है यही साइन ऑफ स्टेबिलिटी है। हाउ, देख लेते हैं। कहते हैं ये अगर हम देखें तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, यानी फर्स्ट शेल ही इसका बैलेंस शेल है, आखिरी शेल है। और उसके पास है 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये इसकी स्टेबिलिटी की रीजन है। और अगर हम बात करें नियॉन की, नियॉन का ये जो सेकंड शेल है ये इसका बैलेंस शेल है। सेकंड शेल आई होप आपको पता हो, L सेकंड शेल है, ये इसका बैलेंस शेल है। और इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है इसीलिए ये स्टेबल है। और इधर भी आर्गन में भी थर्ड शेल ही बैलेंस शेल है। ये जो इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है ये एक स्टेबल है, इसीलिए इनको किसी और एटम की जरूरत नहीं है। इस इलेक्ट्रॉन हमारे पास जो फाइनल आंसर आया कि साइन ऑफ स्टेबिलिटी इज क्या है, हैविंग 2 इलेक्ट्रॉन और 8 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल। वैलेंस शेल में अगर हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन है या फिर 8 इलेक्ट्रॉन है दैट्स मीन वो स्टेबल है। अब 2 और इलेक्ट्रॉन और 8 इलेक्ट्रॉन हर वैलेंस शेल पे अप्लाई नहीं होते। इसका क्या सीन है,
आपके पास ऐसे एलिमेंट्स सिर्फ वो एलिमेंट्स जिनका फर्स्ट शेल ही जो है वो उसका वैलेंस शेल है। फर्स्ट शेल अगर वैलेंस शेल है तो उस एलिमेंट के लिए उस एलिमेंट की जो साइन ऑफ स्टेबिलिटी है वो है अटेनिंग टू इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल। जिनका फर्स्ट शेल ही वैलेंस शेल है उनके लिए स्टेबल होने की निशानी है कि उनको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबल होने के लिए। और इसको हम कहते हैं ऐसे एलिमेंट जो 2 इलेक्ट्रॉन को हासिल करके स्टेबल करना चाहते हैं अपने आप को। दैट्स मीन वो ट्रिपलेट रूल को फॉलो करते हैं। तो ये इसकी डेफिनेशन बनेगी। अटेनिंग टू इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल इज कॉल्ड डुप्लेट रूल। और अगर हम इसके एग्जांपल की बात करें, डुप्लेट रूल की एग्जांपल यानी डुप्लेट रूल को कौन कौन से एलिमेंट फॉलो करेंगे? ओनली हाइड्रोजन एंड हीलियम, क्योंकि इनका ये 2 एलिमेंट है जिनका फर्स्ट शेल ही वैलेंस शेल है। सिर्फ ये 2 डुप्लेट को फॉलो करेंगे यानी स्टेबल होने के लिए इनको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। और जो 8 इलेक्ट्रॉन है ये किन के लिए अप्लाई होगा? कौन 8 इलेक्ट्रॉन को हासिल करना चाहेंगे? यानी किन के लिए साइन ऑफ स्टेबिलिटी है 8 इलेक्ट्रॉन? ऐसे एलिमेंट्स जिनका सेकंड शेल हो, थर्ड शेल हो और फोर्थ शेल। इन तीनों में से कोई भी बैलेंस शेल होगा। ऐसे एलिमेंट्स के लिए साइन ऑफ स्टेबिलिटी is attaining 8 electron in the valence shell। और जो इसको फॉलो करेगा इसको हम कहते हैं ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट का मतलब 8 इलेक्ट्रॉन, यानी उसके लिए 1 इलेक्ट्रॉन होना जरूरी है। इसकी अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो इसके एग्जाम्पल में नियॉन, आर्गन, सोडियम, क्लोरीन कुछ भी आ सकता है। ये है हमारे पास साइन ऑफ स्टेबिलिटी। तो ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस में आ सकता है। किसी भी लिहाज से डिफरेंस बिटवीन डुप्लेट एंड ऑक्टेट रूल और ये क्वेश्चन भी आ सकता है डिफाइन डुप्लेट एंड ऑक्टेट रूल। तो मैं इसकी एग्जांपल भी मेंशन आपको कर दी है, आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब हमें साइन ऑफ स्टेबिलिटी का बारे में पता चल गया और हमें ये भी पता है कि नोबल कैसे स्टेबल है। अब हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स हैं ना, ऑल एलिमेंट्स
wants to become stable। अब हर एलिमेंट चाहता है स्टेबल होना, ठीक है। अब स्टेबल होने का मतलब है वो अपने मतलब डुप्लेट रूल को भी कंप्लीट करना चाहेगा, डुप्लेट को भी फॉलो और ऑक्टेट को भी। यानी कुछ एलिमेंट जो डुप्लेट को फॉलो करेंगे और स्टेबल हो जाएंगे वो उसको करेंगे, कुछ एलिमेंट स्टेबल होने के लिए ऑक्टेट को अपने कंप्लीट करेंगे। अब वो अपना डुप्लेट चाहे डुप्लेट हो चाहे ऑक्टेट हो, यानी स्टेबल वो किस तरीके से होंगे वो हमें डिस्कस करना है। यानी वेज टू अटेन स्टेबिलिटी, कौन से तरीके हैं जो किसी भी एटम को स्टेबल करने में कामयाब रहेंगे, यानी किन तरीकों को फॉलो करके एटम स्टेबल हो जाएगा। स्टेबल से मुराद ये है कि वो किन तरीकों से अपने डुप्लेट और ऑक्टेट को कंप्लीट करेगा। तो ये बार बार इसलिए बोल रही हूँ कि स्टेबल होने का मतलब ही यही है कि वो अपने 2 या 8 इलेक्ट्रॉन कैसे कंप्लीट करेगा, ये हमने डिस्कस करना है। तो हम ये स्टार्ट करते हैं अपनी एग्जाम्पल नंबर 1 से। हम एग्जाम्पल में ले लेते हैं सोडियम, और सोडियम का सिंबल Na। और अब आपको पता चल गया होगा सोडियम के पास इलेक्ट्रॉन 11। डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर लें, शेल्स होते हैं KLMN। 11 डिस्ट्रीब्यूट करने, K में 2 इलेक्ट्रॉन, L में 8 इलेक्ट्रॉन और जितने बचेंगे वो M में 1 इलेक्ट्रॉन। और अब आपको ये भी पता चल गया होगा K फर्स्ट शेल है, L सेकेंड, थर्ड, M शेल थर्ड है और N फोर्थ है। अब हमारे पास इसका जो तीसरा शेल है वही इसका बैलेंस शेल है। इसका जो थर्ड शेल है वही इसका बैलेंस शेल है। और थर्ड शेल के लिए जो बैलेंस जिनका बैलेंस शेल थर्ड शेल होगा, दैट्स मीन उनकी जो स्टेबिलिटी का साइन है, उनके लिए जो साइन ऑफ स्टेबिलिटी है, स्टेबिलिटी इज हैविंग या अटेनिंग 8 इलेक्ट्रॉन, यानी उनको स्टेबल होने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। इसीलिए अगर हम देखें तीसरे में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1, यानी सोडियम नीड्स 7 इलेक्ट्रॉन टू बिकम स्टेबल। और स्टेबल की बात करें क्योंकि थर्ड शेल है, दैट्स मीन हम ये भी कह सकते हैं टू बिकम स्टेबल और टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। ऑक्टेट मतलब 8 इलेक्ट्रॉन, यानी चाहे वो स्टेबल होने के लिए और ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि ऑटोमेटिकली ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा तो वो स्टेबल भी हो जाएगा। सो इट्स डिफिकल्ट टू गेट 7 इलेक्ट्रॉन। सोडियम के लिए मुश्किल है कि वो 7 इलेक्ट्रॉन ले, तो इसीलिए बेहतर है इसीलिए जो सोडियम है वो प्रेफर टू लॉस इलेक्ट्रॉन टू बिकम स्टेबल।
ठीक है, स्टेबल होने के लिए यानी अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए वो प्रेफर करेगा लॉस करना। तो यानी अगर हम सोडियम की बात करें यानी अगर हम सोडियम की बात करें यानी अगर हम सोडियम की बात करें, सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं और हमने ये सारा पढ़ लिया। ये स्टेबल होने के लिए यानी अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए ये लॉस करेगा इलेक्ट्रॉन, लॉस 1 इलेक्ट्रॉन यानी अपना आखिरी इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। और जब ये लॉस करेगा तो ये Na बना देगा और अब इसके पास इलेक्ट्रॉन हो गए 10। और जब कोई भी एटम लॉस करता है तो उसके ऊपर पॉजिटिव साइन आता है। एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया है तो वो 1 आएगा, 2 लॉस करेगा तो 2 आएगा, क्योंकि इसने 1 किया तो 1 प्लस आएगा। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें तो K L M N, पहले में 2 इलेक्ट्रॉन फिर 8 इलेक्ट्रॉन। अब ये जो है एक किस्म की ये स्टेबल हो गई है। अब स्टेबल होने के लिए इसने क्या किया है, लॉस किया है। ये पहला मेथड है, फर्स्ट वे है। यानी पहले हमने तरीका पढ़ लिया कि स्टेबल होने के लिए एटम लॉस करेंगे इलेक्ट्रॉन, लॉस भी कर सकते हैं। अब क्योंकि सोडियम के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज, इसीलिए हम कहेंगे इसको सोडियम एक इज एन इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम। नेक्स्ट हम बात करेंगे, फर्स्ट वे हमने पढ़ लिया कि वो लॉस करेगा। दूसरी एग्जांपल में हम देखते हैं, हम ले लेते हैं क्लोरीन और क्लोरीन का सिंबल होता है Cl। क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन 17। इसकी अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन करें, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखें तो हमारे पास क्या आएगा, K L M N। डिस्ट्रीब्यूशन कर देते हैं, K में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, L में 8, 2 + 8 10, जितने बचेंगे वो M में। 17 में से 10 डिस्ट्रीब्यूट हो गए, 7 रह गए तो इधर 7 लिखें। और अब आपको ये भी पता होगा कि M को फर्स्ट शेल होता है, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ शेल होता है। यहाँ पे अगर हम देखें, थर्ड शेल में आखिरी इलेक्ट्रॉन है तो इसीलिए इसका थर्ड शेल है वैलेंस शेल। और इसके लिए भी क्योंकि वैलेंस शेल थर्ड शेल है, सो साइन ऑफ स्टेबिलिटी इज हैविंग 8 इलेक्ट्रॉन। 8 इलेक्ट्रॉन के रूल को ये फॉलो करेगा, दैट्स मीन ये ऑक्टेट रूल को फॉलो करेगा। ये भी सोडियम की तरह ये भी ऑक्टेट रूल को फॉलो करेगा। सो 8 अगर इसको चाहिए तो हमें पता है क्लोरीन नीड्स 1 इलेक्ट्रॉन टू बिकम स्टेबल। स्टेबल होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए और स्टेबल होने का मतलब है, दूसरे अल्फाज में हम ये भी कह सकते हैं, या तो स्टेबल होने के लिए दूसरे अल्फाज में ये भी कह सकते हैं टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। एक ही बात है, स्टेबल होना और ऑक्टेट को कंप्लीट करना यानी 8 इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट करना एक ही बात है। और 1 इलेक्ट्रॉन लेना इजी है। It's easy to get
1 इलेक्ट्रॉन फॉर क्लोरीन। क्लोरीन के लिए एक इलेक्ट्रॉन लेना आसान है, इसीलिए क्लोरीन Cl prefer to gain इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन प्रेफर करेगा इलेक्ट्रॉन को गेन करने के लिए। गेन का मतलब होता है हासिल करने के लिए। और देख लेते हैं, क्लोरीन के पास 17 इलेक्ट्रॉन थे। क्लोरीन ने स्टेबल होने के लिए क्या स्ट्रेटेजी अपनाई? क्लोरीन के पास 17 इलेक्ट्रॉन थे। क्लोरीन ने स्टेबल होने के लिए कौन से रास्ते को अपनाया है? इन्होंने किए हैं, गेन किया है इलेक्ट्रॉन को। और गेन करने के बाद जब भी कोई एटम गेन करता है तो उसके ऊपर चार्ज आता है माइनस का। 1 गेन किया है तो 1 माइनस आएगा। पहले 17 थे, अब 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब अगर हम इसकी डिस्ट्रीब्यूशन करें, के एल एम एन 2 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, एम में भी 8, एल में भी और के में भी। और ये एक स्टेबल समझ लें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अब क्लोरीन स्टेबल हो जाता है। तो अब हमने सेकंड वे पढ़ा है। सेकंड वे क्या है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब क्योंकि क्लोरीन की अगर हम बात करें, क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव साइन आया गेन करने के बाद, तो हम कहेंगे Cl chlorine is an electronegative एटम। ये आपके पास एमसीक्यूज आ सकते हैं कि क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है और सोडियम इलेक्ट्रो पॉजिटिव है। एटम भी कह सकते हैं और एलिमेंट भी। ये सेकंड वे हमने पढ़ा है स्टेबल होने का। थर्ड में अगर हम देखें, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास हाइड्रोजन है और दूसरी साइड पे हमारे पास क्लोरीन है। हाइड्रोजन की अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, ये इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, तो हम इसको ऐसे शो कर सकते हैं। क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन जैसे यहाँ पे मैंने बताया हुआ 17 इलेक्ट्रॉन है, डिस्ट्रीब्यूशन कर लेते हैं। के एल एम एन 17 में 2 के में, एल में 8 और एम में 7, यानी आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। तो हम सिर्फ आखिरी शेल को कंसिडर करते हैं क्योंकि वही चीज़ हमें बताती है कि उसको स्टेबल होने के लिए कितने चाहिए। तो क्लोरीन के 7 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं। इसके मैंने डॉट से शो किया है तो इसके हम क्रॉस से शो करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7। अब इसको भी हमें पता है स्टेबल होने के लिए नीड 1 इलेक्ट्रॉन, स्टेबल होने की इसको 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है और इसको भी सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। ये फॉलो करेगा डुप्लेट रूल को, तो इसलिए इसको 1 चाहिए। ये फॉलो कर रहा है ऑक्टेट रूल को, इसीलिए इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। दोनों की नीड बराबर है, तो इस सिचुएशन में ये अपने आप को स्टेबल करने के लिए शेयर करेंगे। ठीक है, ये क्या करेंगे? शेयरिंग करेंगे। क्या चीज शेयर करेंगे? यहाँ पे होगी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब शेयरिंग का मतलब है ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये क्लोरीन का भी है और ये हाइड्रोजन का भी है। और जो हाइड्रोजन का ये वाला इलेक्ट्रॉन है ये क्लोरीन का भी है और ये हाइड्रोजन का भी है। तो इसके पास 7 पहले थे, एक हाइड्रोजन से शेयर किया, 8 हो गए।
इसके पास एक पहले ही थे, एक क्लोरीन से शेयर किया, इसके पास 2 हो गए। तो इसी तरीके से शेयरिंग से इसने अपना डुप्लेट कंप्लीट कर लिया और इसने अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। यानी जो थर्ड वे है, तीसरा तरीका है, वो है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। पता नहीं आपकी किताब में ये चीज़ मेंशन है या नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट के लिए आपको ये लाज़मी पता होना चाहिए। यानी स्टेबल होने के लिए एलिमेंट्स क्या कर रहे हैं? स्टेबल होने के लिए एलिमेंट्स लॉस कर रहे हैं, लॉस इलेक्ट्रॉन। थर्ड मेथड क्या वो अपना रहे हैं? वो गेन करके स्टेबल होते हैं। तीसरा मेथड है वो शेयर करके स्टेबल होते हैं। ये 3 तरीकों से वो स्टेबल होते हैं और इन्हीं 3 तरीकों से वो बनाते हैं फोम, केमिकल बॉन्ड। इन्हीं तरीकों से वो केमिकल बॉन्ड बनाते हैं। यानी स्टेबल होने के लिए भी यही मेथड है तीनों, और केमिकल बॉन्ड बनाने के लिए भी यही मेथड है। यानी हम कह सकते हैं वो स्टेबल केमिकल बॉन्ड क्यों बना रहे हैं? स्टेबल होने के लिए। किन तरीकों से बना रहे हैं? लॉस करके, गेन करके और शेयर करके। अब ये चीज आपके लिए जरूरी है, कौन से एलिमेंट है जो लॉस करेंगे? अब हमें ये भी तो पता होना चाहिए कौन से एलिमेंट है जो गेन करेंगे और कौन से एलिमेंट है जो शेयर करेंगे। तो ये देखेंगे हम, वो एलिमेंट जिनके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन, आई होप आपको पता हो वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसको कहते हैं, जो आखिरी शेल में पाए जाते हैं। अगर तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेस देन है 3 और 4 से, 4 इलेक्ट्रॉन से, अगर तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी आखिरी शेल में 3 या 4 से कम इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, तो ऐसे एलिमेंट प्रेफर करेंगे टू लॉस इलेक्ट्रॉन। और ऐसे एलिमेंट जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन मोर देन है 3 इलेक्ट्रॉन, और जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 या 4 से ज्यादा हैं, तो उनकी जो प्रेफरेंस होती है वो प्रेफर करते हैं टू गेन इलेक्ट्रॉन। और रही बात शेयरिंग की, तो शेयरिंग डिपेंड करती है कि एटम की कौन सी ज़रूरत है। अगर तो ज़रूरत बराबर है, दोनों को बराबर चाहिए, 2-2 चाहिए, 1-1 चाहिए, 3-3 चाहिए, तब वो शेयरिंग करते हैं। तो वो सिचुएशन पर डिपेंड करता है। लेकिन जो ज़रूरी है वो ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनके अगर लेस देन 4 है तो वो लॉस को प्रेफर करेंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे स्टेबल होने के लिए। और अगर बैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 या 4 से ज़्यादा है तो वो प्रेफर करेंगे इलेक्ट्रॉन को गेन करने के लिए। नेक्स्ट किताब में जाने से पहले आपको वहाँ पे एक टर्म यूज होंगी, अल्कली मेटल्स या एलिमेंट्स। और अल्कलाइन मेटल्स या एलिमेंट्स, ये कौन से होते हैं? आपके पास 118 हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं। अभी तक 118 एलिमेंट्स हैं। इन एलिमेंट्स को हमने अरेंज किया है
in periodic table. पीरियोडिक टेबल में इनको हमने तरतीब दिया है। एलिमेंट्स की अगर हम पीरियोडिक टेबल की बात करें तो पीरियोडिक टेबल कुछ इस किस्म का होता है हमारे पास। ऐसे मैं रफ़ सा बना रही हूँ इसको। इस तरह की शेप होती है इसकी। एलिमेंट्स ऐसे लेफ्ट टू राइट भी अरेंज होते हैं और एलिमेंट ऐसे टॉप टू बॉटम भी अरेंज होते हैं। ये जो लेफ्ट टू राइट होते हैं इनको हम पीरियड कहते हैं और ये जो टॉप टू बॉटम होते हैं, ये जो लाइंस लगी हुई होती हैं टॉप टू बॉटम, ये आपके पास होती हैं ग्रुप। तो ये जो आपके पास फर्स्ट ग्रुप है, ये वाले 2 ग्रुप, इसमें आपके पास अल्कली मेटल्स होती हैं और इस वाले में ये जो ऊपर इस फर्स्ट वाले तो इसमें अल्कली है और ये जो नीचे सेकंड नंबर पे है ग्रुप, ये अल्कलाइन होते हैं। यानी अल्कली कौन है? ग्रुप 1 वाले एलिमेंट्स अल्कली कहलाते हैं और जो अल्कलाइन है ये वो एलिमेंट्स हैं जो ग्रुप 2 में पाए जाते हैं। ग्रुप 1 एलिमेंट्स का मतलब है इनके पास जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे वो 1 होंगे और ग्रुप 2 में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे वो 2 होंगे। और आपको पता है अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है लेस देन 3 और 4 इलेक्ट्रॉन, तो ये दोनों प्रेफर करेंगे लॉस। तो ये जो मतलब ये स्टेबल होने के लिए इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे। आप अपनी किताब को भी हम अपनी किताब को भी स्टडी कर लेते हैं। चैप्टर नंबर 3 है केमिकल बॉन्डिंग। ये वाला हमारा टॉपिक था आज। इसका आंसर ये होगा एटम हैव अ टेंडेंसी सलाहियत रखते हैं टू डिक्रीज देयर एनर्जी, अपनी एनर्जी को कम करने की। दे कैन डू दिस बाय कंबाइनिंग विद अदर एटम। और वो ऐसा कैसे करता है? जब वो एटम आपस एक एटम दूसरे एटम से मिलता है तो अपनी एनर्जी को कम करता है। ये एक नेचुरल फिनोमिना है। नेचुरल फिनोमिना इसीलिए है क्योंकि इस फिनोमिने से एटम की स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है, बढ़ती है। यहाँ पे फिर आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन आ रहा है, हाउ डू एटम्स सक्सीड इन लोअरिंग देयर एनर्जी? So early chemists had started thinking about this a long time ago. They finally succeeded to get answer only when the noble gases helium, neon, argon, xenon, krypton। ये भी आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन है, राइट द नेम ऑफ नोबल गैसेस। जब ये डिस्कवर हुई, हीलियम जब डिस्कवर हुई तो हमें पता चला हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, उनके आखिरी शेल में आउटर मोस्ट शेल और वैलेंस शेल एक ही बात है। और जो नोबल गैसेस है ऑल अदर हीलियम के अलावा जितनी भी नोबल गैसेस हैं बाकी उनके पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके आउटर मोस्ट शेल में यानी आखिरी शेल में। वी आल्सो नो अबाउट दिस गैसेस दैट हम इन गैसेस के बारे में ये भी जानते हैं नीदर देयर एटम कंबाइन विद देमसेल्फ, ना इनके एटम आपस में मिलते हैं नॉर विद अदर एटम और ना ही ये दूसरे एटम के साथ मिलते हैं यानी ये किसी के साथ भी बॉन्ड नहीं बनाते। प्रोबेबल रीजन फॉर दिस लैक ऑफ रिएक्टिविटी, इनका जो रिएक्शन करने की जो कमी है यानी ये जो रिएक्ट नहीं कर पाते वो उसकी रीजन है उसकी स्टेबिलिटी। इट वाज सजेस्टेड दैट, ये हमें सजेस्ट किया गया दीज गैसेस वर स्टेबल, कि हमें ये बताया गया कि इनके जो स्टेबल होने की रीजन है वो क्या रीजन है? वो रीजन है प्रेजेंस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन हीलियम। क्योंकि स्टेबल है, हीलियम स्टेबल है क्योंकि उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके शेल में और बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके आउटर मोस्ट शेल में। रेस्ट ऑफ द गैसेस का मतलब है हीलियम के अलावा जितनी भी गैसेस हैं उनके आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं
और एक और दो इलेक्ट्रॉन का होना ही स्टेबिलिटी की निशानी है। दिस गिव राइज टू अ प्रिंसिपल। इस कॉन्सेप्ट ने एक नया असूल दिया और असूल क्या था, हैविंग टू इलेक्ट्रॉन, कि अगर दो इलेक्ट्रॉन है किसी के पास और ये सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम ही फॉलो करेंगे दो इलेक्ट्रॉन का रूल। क्यों? क्योंकि इनके पास फर्स्ट शेल होता है। बाकी जो 8 electrons in the outermost shell meant stability, hence unreactivity as well. और अगर किसी बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके लिए स्टेबिलिटी का निशान 8 इलेक्ट्रॉन है। दिस प्रिंसिपल वाज नेम्ड डुबलेट और ऑक्टेट रूल। मैंने आपको डुबलेट और ऑक्टेट रूल प्रॉपर लेक्चर में भी आपको बताया है। The discovery of doublet और octet rule was followed by another similar suggestion. ये जो कॉन्सेप्ट है ये एक और नजरिए से देखा गया। That atom form bond, atom bond बनाएंगे because they would like to lower their energy. एटम बॉन्ड बनाते क्यों हैं? ताकि वो अपनी एनर्जी को कम कर सकें। और एटम बॉन्ड जो बना रहे हैं वो अपने डुप्लेट और ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए बना रहे हैं। बेसिकली कोई भी एलिमेंट अपना डुप्लेट और ऑक्टेट कंप्लीट करेगा जिन मेथड से वो करेगा, दैट्स मीन वो उन्हीं मेथड से बॉन्ड बनाएगा। और वो बॉन्ड बना रहा है दैट्स मीन वो अपने को स्टेबल कर रहा है, स्टेबल कर रहा है दैट्स मीन वो अपनी एनर्जी कम कर रहा है। ये तमाम चीजें एक ही मीनिंग में आते हैं। वो मिसाल दे रहा है, सोडियम के लिए इजी है लॉस करना इलेक्ट्रॉन को। वो स्टेबलाइज करता है अपने आप को लॉस करके, बजाय वो गेन करने के, यानी अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन को गेन करने के बजाय वो अपने आप को स्टेबल कर रहा है लॉस करके। सोडियम एटम एडॉप्ट्स एनर्जेटिकली इजियर पाथ। तो एनर्जी के लिहाज से वो अपनाता है, एडॉप्ट का मतलब अपनाता है, एनर्जी के लिहाज से आसान तरीका अपनाता है। और आसान तरीका क्या है? लॉस इलेक्ट्रॉन, और वो बॉन्ड बना देता है। इन द सेम वे इट इज एनर्जेटिकली फेवरेबल फॉर हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन के लिए एनर्जी के लिहाज से मुनासिब है, वो लॉस कर देगा इलेक्ट्रॉन को और प्रोटॉन बना देगा। यानी जब हाइड्रोजन लॉस करेगा तो वो प्रोटॉन बनाएगा और हाइड्रोजन गेन भी कर सकता है, और जब इलेक्ट्रॉन वो गेन करेगा तो वो एक हाइड्राइड आयन बनाएगा। इन द लेटर केस इट कंप्लीट इट्स डुप्लेट। इसमें वो ये बात कर रहा है आपको, इसमें वो ये बात कर रहा है आपको, इसमें वो ये बात कर रहा है आपको, आपके पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के पास आपको पता है ये उसका फर्स्ट शेल है और उसके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है। अब वो इस इलेक्ट्रॉन को जब वो लॉस कर देगा, इस इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा? लॉस। यानी पहले अगर हम बात करें, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन 1 होते हैं और न्यूट्रॉन 0 होते हैं। अब जब उसने लॉस कर दिया, अब उसके पास क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन क्या हो गए? 0। प्रोटॉन वैसे ही रहेंगे और न्यूट्रॉन थे ही 0। क्योंकि उसने लॉस किया है तो H के ऊपर 1 प्लस आ गया, क्योंकि उसने लॉस किया है। अब क्योंकि उसके पास सिर्फ प्रोटॉन है 1, इसीलिए उसने कहा कि ये प्रोटॉन है। यानी हाइड्रोजन जो है, जो हाइड्रोजन है ये लॉस करने के बाद प्रोटॉन बना रहा है। इसको वो प्रोटॉन क्यों कह रहा है? क्योंकि इसके पास रह ही प्रोटॉन जाते हैं, लॉस करके वो प्रोटॉन बनाएगा। दूसरी साइड पे देखते हैं, अभी मैंने बताया कि हाइड्रोजन के पास पहला शेल और उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है। अब वो गेन भी कर सकता है अपने डुप्लेट को कंप्लीट करने के लिए। अब जब वो गेन करेगा, पहले एक इलेक्ट्रॉन थे, अब उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब क्योंकि उसने गेन किया है तो साइन आ जाएगा H1 माइनस, और इसको हम कहते हैं ये एक हाइड्राइड आयन है। ठीक है, हाइड्रोजन स्टेबल होने के लिए लॉस भी कर सकता है, हाइड्रोजन स्टेबल होने के लिए गेन भी। हाइड्रोजन लॉस करेगा
प्रोटॉन बनाएगा, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो एक हाइड्राइड आयन बनाएगा। H1 माइनस हाइड्राइड आयन है, H1 प्लस प्रोटॉन है और ये भी मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट देखते हैं अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल है वो एक्सपेक्टेड टू बी इलेक्ट्रोपॉजिटिव। वो मैं अभी बताया कि इनके पास अल्कली के पास एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, अल्कलाइन के पास दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 3 और 4 से कम है। ये लॉस करेंगे और जो लॉस करते हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स होती हैं। ये भी आपके पास एमसीक्यूज आ सकता है। विच विल फॉर्म बॉन्ड विथ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट हमेशा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ बॉन्ड बनाते हैं और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन से हैं ऑक्सीजन और क्लोरीन। ये भी आपके पास एमसीक्यूज। इन द बिगनिंग स्टार्टिंग में ऑक्टेट रोल प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ केमिकल बॉन्ड। स्टार्टिंग में केमिकल बॉन्ड को समझने के लिए ऑक्टेट रोल को एक अहमियत हासिल थी। Yet ताहम फर्दर इन्वेस्टिगेशन फाउंड इट टू बी लेस इम्पोर्टेंट। बाद में मजीद इन्वेस्टिगेशंस हुई जिसकी वजह से ऑक्टेट रोल की वैल्यू कम हो गई। ये था मेरा आज का टॉपिक। आई होप आपको समझ आ जाए और ये भी आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और एमसीक्यूज हैं।